इस भयंकर जंग के बीच खौफनाक साजिश की दास्तां लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चुरहे। क्या यूक्रेन और रूस की लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध तक पहुंच गई है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर पर जेलेंस्की के बयान से अब हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा है कि पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध को शुरू कर दिया है। उधर पुतिन ने फिर दोहरा दिया कि अमेरिका से परमाणु संधि खत्म होने के बाद परमाणु विकास उनकी प्राथमिकता है। तीसरा विश्व युद्ध? क्या नेटो और मॉस्को के बीच होगी सीधी टक्कर? क्या बैटल ग्राउंड में टिक पाएंगे जेलेंस्की? क्या 4 साल से जल रही एक आग दुनिया को निगलने वाली है? क्या यूक्रेन की जमीन पर चल रही जंग को पुतिन ने नया आयाम दे दिया है? क्या ट्रंप के चीट कोड ने दुनिया के सिर पर परमाणु साए का खतरा बढ़ा दिया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के ताजा बयान ने अब दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पुतिन तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि पुतिन ने इसे पहले ही शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि वो कितने इलाके पर कब्जा कर पाएंगे और उसे कैसे रोका जाएगा। रूस दुनिया पर अलग जीवन पद्धति थोपना चाहता है और लोगों ने अपने लिए जो जीवन चुना है उसे बदलना चाहता है। कीव पर हमले की ये वो तस्वीरें हैं जब मॉस्को ब्रिगेड ने सीधे कीव को टारगेट पर लिया। आधी रात को कीव पर 50 मिसाइलें बरसी, 297 ड्रोन से अटैक हुआ और यूक्रेन की राजधानी में लोग थर-थर कांपने लगे। Вийшла, звичайно, на вулицю і побачила, що дуже палає будинок. І, зрозуміла, де це. І спочатку не розуміла, що це. Чи це ракета, чи це шахет, чи ще щось. Як ви знаєте, серед ночі з переляку. І вже ось зараз прийшли і бачимо це страшне пошкодження. अगर जेलेंस्की के दावे में जरा भी सच्चाई है तो मॉस्को किस तरह यूक्रेन को अपना निशाना बनाएगा? क्या पुतिन एक साथ पूरे यूक्रेन पर हमला करेंगे या सीधे परमाणु मिसाइल कीव पर गिरेगा? क्रेमलिन का परमाणु प्लान किस तरह से अमल में आएगा? अगर ऐसा हुआ तो मॉस्को का पहला टारगेट यूक्रेन के मिलिट्री बेस और कमांड सेंटर होंगे। रूस की सेना का मकसद यूक्रेन के एयर डिफेंस, आर्टिलरी और ड्रोन नेटवर्क पर कंट्रोल करना होगा। ऐसा करने से बैटल ग्राउंड पर रूस की सेना तेजी से कीव की तरफ कूच कर पाएगी। दूसरा टारगेट रूस की सीमा के नजदीक नेटो देशों के सैनिक और हथियार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले क्रेमलिन जंग में नेटो की एक्टिव भूमिका को आंकना चाहेगा। तीसरा टारगेट यूक्रेन की सप्लाई लाइन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। निशाने पर हथियार, ईंधन और गोला बारूद होंगे। मकसद यूक्रेन की तरफ से लड़ी जा रही इस जंग को धीमा करना होगा। चौथा टारगेट यूक्रेन के ऊर्जा और बुनियादी ढांचे होंगे। गैस और तेल डिपो, पावर ग्रिड और बंदरगाह पर हमले से यूक्रेन पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। समर्थक देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ने से रूस के खिलाफ रुख नरम होगा।
पांचवा हमला साइबर अटैक के रूप में हो सकता है। किसी भी देश के सूचना तंत्र को कंट्रोल करने से वहां के नेतृत्व को काफी हद तक कमजोर किया जा सकता है। अब सवाल ये है, क्या टीम क्यू इतना सब कुछ झेलने की ताकत रखती है? और नेटो देश रूस के खिलाफ विश्व युद्ध करने के लिए कितने तैयार हैं? Потрібно більше активності та більше залученості самих громад, залученості місцевих керівників, урядових інституцій, всіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу. У нас є дані розвідки, що росіяни збираються і надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей. अगर पुतिन ने तीसरा विश्व युद्ध छेड़ा तो नेटो अब तक की अपनी सबसे बड़ी सैन्य तैयारी दिखाएगा। सैकड़ों फाइटर जेट और बम वर्षक विमान पूर्वी यूरोप में आसमान में तैनात हो जाएंगे। एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर होगा और रूस की हर मूवमेंट पर नजर होगी। पूर्वी यूरोप में नेटो देश अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा देंगे। पोलैंड से लेकर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तक नेटो अपनी फॉरवर्ड ब्रिगेड को मजबूत करेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर और नौसैनिक बेड़े ब्लैक सी और भूमध्य सागर में पोजीशन लेंगे। समुद्री रास्तों पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश होगी। साइबर वॉरफेयर एक्टिव हो जाएगा। रूस के नेटवर्क, सूचना तंत्र और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाबी हमले शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर जंग बॉर्डर से बाहर आ जाएगी तो जवाब भी चारों तरफ से आएगा। नेटो सिर्फ हमला रोकने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि रूस की सैन्य क्षमता को सीमित करना ही असली मकसद होगा। सप्लाई रूट पर दबाव बढ़ेगा और आर्थिक प्रतिबंध और सख्त हो जाएंगे। आसमान में वर्चस्व की लड़ाई होगी, समुद्र में नाकेबंदी की रणनीति बनेगी और साइबर स्पेस में अदृश्य जंग तेज हो जाएगी। यानी हर हाल में टकराव फैलता जाएगा। और यही सवाल ज़ेलेंस्की को कुरेद रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध में क्या यूक्रेन का अस्तित्व बचेगा? क्या ऐसी संभावना है कि किसी भी हाल में तीसरे विश्व युद्ध को टाला जा सके? क्या अब रूस को किसी तरह कीव की तरफ बढ़ने से रोका जा सकता है? Підгрупі знов сенситивні питання щодо Сходу України, питання Донбасу, питання території. Тут поки що конструктиву не знайдено. अगर जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ती है तो फिर यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती टिके रहने की होगी। लगातार मिसाइल, ड्रोन और जमीनी हमलों के बीच एयर डिफेंस और गोला बारूद की कमी यूक्रेन पर भारी पड़ती जा रही है। यूक्रेन के सैनिक 4 साल से लगातार युद्ध लड़ रहे हैं। सेना के साथ साथ यूक्रेन के लोग भी बेहद थकान में हैं। इतने लंबे युद्ध के बाद ज़ेलेंस्की के समर्थन में पश्चिमी देशों की इच्छा शक्ति कमजोर दिखाई देने लगी है। इसका असर जिनेवा शिखर सम्मेलन में भी दिखा। मॉस्को की आक्रामक लड़ाई लंबी खींचती जा रही है, जो न सिर्फ हथियारों को कम कर रहे हैं, बल्कि हौसलों पर भी भारी पड़ रहे हैं। अब सवाल यही है कि चारों तरफ से मिल रहे दबाव को यूक्रेन कितना झेल पाएगा और कितने दिनों तक झेल पाएगा। Тактику масованих ударів, коли мішенями все частіше стають об'єкти логістики, передусім це залізниця, також об'єкти, які працюють на водопостачання. І дуже важливо, щоб на місцях таку загрозу всі усвідомлювали. युद्ध अब सिर्फ नक्शों पर खींची लकीरों का मामला नहीं रहा। ये शक्ति, धैर्य और राजनीतिक इच्छा शक्ति की अंतिम परीक्षा बन चुका है। एक तरफ क्रेमलिन की रणनीति है, जो दबाव को लगातार बढ़ाकर संतुलन अपने पक्ष में झुकाना चाहता है, तो दूसरी तरफ कीव है, जो हर वार के बाद खुद को संभाल कर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन असली सवाल तो यूरोप और वॉशिंगटन के सामने है। क्या समर्थन शब्दों तक सीमित रहेगा या निर्णायक रूप लेगा? इतिहास गवाह है, बड़े टकराव अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे आकार लेते हैं। और इस बार दुनिया देख रही है, क्या हालात काबू में रहेंगे या मानवता एक और भयानक अध्याय की तरफ बढ़ती जा रही है। व्हाइट हाउस में पिछले एक साल से बहुत हलचल है। और इस हलचल में एक शेर अपनी शर्तों पर दुनिया के सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका को रास्ता बता रहा है कि कैसे पश्चिम एशिया में शांति स्थापित की जाए। I will not hide from you that I express my skepticism of any deal with Iran because, frankly, Iran is reliable on one thing. They lie and they cheat. But I said that if a deal is to be reached, it should have several components that we believe are important not only for the security of Israel, but for the security of the world. इस शेर का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इन्हें दुनिया किंग बीबी भी कहती है, यानी कभी ना हारने वाला राजनेता, जिसे मौजूदा इजराइल का उद्धार करने वाला कहा जाता है। जबकि इनके दुश्मन इन्हें द डेथ कहते हैं, जो सदियों से लगातार एक युद्ध में है और दुश्मन के दहशत का दूसरा नाम है। Israel launched Operation Rising Lion. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. सिर्फ 8 महीने पहले जून 2025 में इस शेर ने वो किया जिसके बारे में सोचने से भी दुनिया कांपती थी। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला। आसमान में मिसाइलों की बारिश हुई, तेल की कीमतें आसमान छू गईं और पश्चिम एशिया में दहशत चरम पर पहुंच गई। लेकिन आज 76 साल की उम्र में किंग बीबी की जंग दुनिया के इस हिस्से में अपने मुल्क के लिए, अस्तित्व के लिए, सिर्फ दुश्मन मुल्क से नहीं हो रही है, बल्कि अपने ही देश में खुद के अस्तित्व के लिए भी है। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये कहानी है एक सभ्यता के अस्तित्व की, 2 नस्लों की कभी ना खत्म होने वाली जंग की। और इस जंग के जुए में दांव पर लगी है मानवता। बेंजामिन नेतन्याहू का सिर्फ एक ही वसूल है, जो डर गया वो मर गया।
लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू आखिर किंग बेबी कैसे बने? इनकी कहानी शुरू होती है 1976 में। अटेम्प्ट युगांडा, एक प्लेन हाईजैक हुआ था। बंधकों को बचाने के लिए एक मिशन भेजा गया। उस मिशन के कमांडर थे योनी नेतन्याहू। बेंजामिन के बड़े भाई मिशन कामयाब रहा, लेकिन योनी मारे गए। बड़े भाई की मौत ने बेंजामिन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन वो योनी नेतन्याहू का भाई खो गया और एक कट्टर राजनेता का जन्म हुआ। एक ऐसा राजनेता जो मानता है कि दुनिया का एक खास वर्ग यहूदियों को खत्म करना चाहता है और उसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाना जायज समझते हैं। वे अमेरिका गए, MIT से पढ़ाई की। उन्होंने अमेरिकी मीडिया को अपना हथियार बनाया। वे इजरायली डिफेंस फोर्सेस की स्पेशल फोर्स सायरेत मत्कल के कमांडो हैं। वही एग्रेशन, सीक्रेट ऑपरेशन का जो हुनर उन्होंने बतौर कमांडो सीखा, उसे वो राजनीति में लाए। लोग उन्हें जादूगर कहते हैं। वो सबसे ज्यादा समय तक इजराइल की सत्ता को संभालने वाले ऐसे सियासी सौदागर हैं जो गठबंधन बनाना भी जानते हैं और समय आने पर तोड़ना भी जानते हैं। यही वजह है कि आलोचक उन्हें डर का व्यापारी कहते हैं और समर्थक कहते हैं कि सिर्फ बीबी ही उन्हें बचा सकते हैं और आज उन्हें वॉर टाइम लीडर कहा जाता है। ايوه يا شباب هجموا نزل الله اكبر 7 अक्टूबर 2023 सुबह के 6:30 हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया। करीब 1200 लोग मारे गए। 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। ये इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी नाकामी थी और ये नाकामी नेतन्याहू के सत्ता में फिर से आने के 1 साल के भीतर घटी थी। उस दिन नेतन्याहू ने कसम खाई, हमास का खात्मा, हर उस दुश्मन पर टोटल विक्ट्री जो इजराइल के लिए खतरा है। अब तक शैडो वॉर चल रही थी, लेकिन अब आमने सामने की जंग शुरू हुई। एक साथ इजराइल पहले 1, फिर 2, फिर 3 और एक समय आते आते 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ने लगा। चारों तरफ तबाही ही तबाही। गाजा मलबे में बदल गया। आधी से ज्यादा दुनिया इस खूनी खेल को रोकने के लिए अपील करती रही, लेकिन नेतन्याहू ने रुकने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम सभ्यता के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। यहां तक कि नवंबर 2024 में उन्होंने अपने ही रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। क्यों? क्योंकि गैलेंट ने कह दिया था बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध रोकना होगा। उन्होंने
जंग के बीच में अपने जनरल तक को हटाया। चुन चुनकर इजराइल के गुनहगारों को सजा दी जा रही थी, उन्हें किसी भी कीमत पर मारा जा रहा था। नेतन्याहू पर वॉर क्राइम्स के आरोप लगे। उनकी आतंकियों को जड़ से समाप्त करने की कसम अभी भी जारी है। कई बंधक रिहा हुए, कई का शव वापस आया। नेतन्याहू कुछ समय के लिए रुके, लेकिन कभी भी युद्ध को नहीं रोका। आज नेतन्याहू की कुर्सी के पाए सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि कानूनी दावपेच पर टिके हैं। इसका इस जंग से लेना देना नहीं। आलोचक कहते हैं कि जंग हो गई नहीं तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कुर्सी से उतार दिया जाता। कहानी थोड़ी पीछे जाती है। साल 2020 ये वो साल था जब इजराइल के इतिहास में पहली बार किसी पद पर बैठे प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के मुकदमे शुरू हुए। 3 बड़े केस, 3 बड़े कोड नेम, केस 1000, केस 2000 और केस 4000। केस 1000 आरोप है कि नेतन्याहू ने अरबपति दोस्तों से लाखों डॉलर के महंगे सिगार, शैंपेन और जेवर तोहफे में लिए। बदले में उन्होंने उन दोस्तों को वीजा और टैक्स में छूट दिलवाने की कोशिश की। केस 2000 मीडिया को खरीदने की कोशिश। एक अखबार के मालिक के साथ डील की, तुम मेरे बारे में अच्छा छापो, मैं तुम्हारे कंपटीटर को बर्बाद कर दूंगा। केस 4000 ये सबसे गंभीर है। आरोप है कि उन्होंने बेसिक टेलीकॉम कंपनी को करोड़ों का फायदा पहुंचाया ताकि उनकी न्यूज वेबसाइट वाला पर नेतन्याहू की तारीफों के पुल बांधे जा सकें। לניסיון של הפיכה שלטונית נגד ראש ממשלה בעלילות שווא ובתהליך חקירות מזוהם ומגמתי. दिसंबर 2025 तक नेतन्याहू कोर्ट में गवाही दे रहे थे। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि युद्ध के कारण उनकी गवाही को टाल दिया जाए। वो इन मुकदमों को साजिश बताते हैं। साल 2023 नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। आरोप लगा कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करने के लिए वो जुडिशियल रिफॉर्म की तैयारी में हैं। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस कानून को रद्द कर दिया, लेकिन जख्म आज भी ताजा हैं। इजराइल की आवाम 2 हिस्सों में बट गई है, एक साथ एक खिलाफ। इस सब के बीच उन्होंने राष्ट्रपति से माफी की गुहार भी लगा दी है। आज जो हालात हैं, अमेरिका लगातार ईरान पर एक डील करने के लिए दबाव बना रहा है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी नेवी का सबसे बड़ा बेड़ा खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां दे रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात हमेशा से नहीं थे। 1979 से पहले शाह के दौर में इजराइल और ईरान दोस्त थे। तेल और हथियारों का व्यापार होता था और इसे परफेरी डॉक्ट्राइन कहा जाता था। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया।
इजरायल आरोप लगाता है कि ईरान परमाणु ताकत बनने की कोशिश में जुटा है। ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए है, एनर्जी के लिए है। अमेरिका भी ईरान पर परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम रोकने का दबाव बना रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू 1992 से कई मौकों पर ये कहते आ रहे हैं कि ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है जिससे वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से शक्तिशाली परमाणु बम बना सकता है। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. कुछ मौकों पर तो उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान ने परमाणु बम बना लिए हैं। हालांकि इसके सबूत नहीं मिले। ये एक शैडो वॉर है जो सीधी जंग में तब्दील हो चुका है। फिलहाल विराम है, लेकिन फिर कब शुरू हो जाए कह नहीं सकते। 11 फरवरी 2026 को नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से 2 घंटे लंबी मुलाकात की। केंद्र में था ईरान। ट्रंप चाहते हैं कि नेतन्याहू ईरान से बातचीत करें। नेतन्याहू चाहते हैं ईरान पर कड़ी पाबंदियां जारी रहें। क्योंकि ईरान अकेला नहीं लड़ता, उसके पास अपनी रिंग ऑफ फायर है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ये वो संगठन हैं जिन्हें ईरान ने इजरायल के गले का फंदा बनाने के लिए तैयार किया है। 8 अक्टूबर 2023 को जब इजरायल हमास से लड़ रहा था, लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागना शुरू कर दिया। ये एक सुनियोजित घेराबंदी थी। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट थे। फिर सितंबर 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसने जासूसी की दुनिया को हिला दिया। ऑपरेशन नॉर्दर्न अरोज। 17 सितंबर 2024 को हजारों पेजर एक साथ फटे। हिजबुल्लाह के लड़कों की जेबों में, उनके हाथों में। बिना गोली चलाए इजरायल ने हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को अपाहिज कर दिया। इसके ठीक बाद 27 सितंबर 2024 को एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह को बैरूत में मार गिराया गया। इजराइल की सेना ने अपने कमांडो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस तरह से बदल लिया कि हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक कोई भी मुख्य नेता जिंदा नहीं बचा। यहां तक कि दूसरी तीसरी पंक्ति के नेता भी नहीं बचे और दहशत ऐसी कि कोई भी कमान नहीं लेना चाहता। عملاء الموساد وعملاء أمريكا يتحركون في الشوارع مستغلين الاعتراض والتظاهر على الوضع المعيشي السلمي، ولكن هؤلاء يقتلون رجال الأمن ويقتلون من الناس أيضا ويحدثون الفوضى، ويتدخل نتنياهو وترامب من أجل در خاطر جمع بودن به اینکه این حمله اساس جمهوری اسلامی رو در کشور متزلزل خواهد کرد، خاطر جمع بودن که مردم رو در مقابل جمهوری اسلامی نگه می‌داره، اینقدر مطمئن بودن که یک روز بعد از شروع حمله اینا نشستند. हालांकि यमन में राज करने वाला विद्रोही हुती गुट आज भी एक्टिव है और ईरान के निर्देश पर यही तीनों गुट ही नहीं बल्कि सीरिया में एक्टिव मिलिशिया भी हमले के लिए तैयार हैं।
नेतन्याहू का सिद्धांत साफ है, डेटरेंस यानी कि खौफ के जरिए बचाव। उनका मानना है कि पश्चिम एशिया में केवल ताकत की भाषा समझी जाती है। डिफेंस अब पुराना हो चुका है, अब बारी है प्री-एम्प्शंस की, दुश्मन के हमला करने से पहले ही उसे खत्म कर देना। בזמן של מטחי טילים קטלניים, וזה נעשה על ידי עבודה מסורה ומאומצת ומוצלחת של משרדי הממשלה. כרגע אנחנו נתונים כמובן במשימת השיקום וההנחיה שנתתי, ואני יודע שהיא מתבצעת. זה जून 2025 में यह सिद्धांत अपनी असली परीक्षा से गुजरा। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी।